नमस्कार। अब जिस टाइम का हम इंतजार कर रहे थे वो टाइम अब आ गया है, और जिसके बारे में हम इतनी देर से बातें कर रहे थे कि हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं, तो वो जो गुरु जो हमें ये चीज़ें सिखाने वाले हैं वो अब हमारे बीच आ गए हैं। तो अब ज़्यादा लेट ऑलरेडी हम 10 मिनट लेट हो चुके हैं, तो अब और लेट ना करते हुए सबके सामने बुलाना चाहूंगा मिस्टर नीरज वाधवा सर को, जो हमें बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे मैनेज करें। यस नीरज सर, सर को ओवर टू कोहोस्ट यू। बना दीजिएगा। जय सर, नीरज सर को कोहोस्ट बना दीजिएगा। अच्छा, नीरज सर कहाँ चले? हाँ सर, आप कोहोस्ट हैं। आप, ओवर टू यू नीरज सर। जी धन्यवाद। तो थैंक यू वेरी मच। तो कौन लोग सेशन में आज हैं जो बिल्कुल एकदम नए हैं, आज पहली बार आए हैं, कभी नहीं आए? तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में न्यू लिख दें, NEW न्यू, तो हमें पता चल जाएगा आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं। आज का सेशन जो है वो बहुत कमाल का हो सकता है, क्योंकि कुछ जो हम जानते हैं और कुछ जो हमने पढ़ा है और कुछ चीजें जो हम फॉलो करते आए हैं उनको थोड़ा तोड़ने की, उन विश्वासों को तोड़ने की कोशिश करेंगे और नए तरीके से समझेंगे चीजों को। तो अच्छा चलो, अभी तक जो जो अगर न्यू हो तो वो न्यू प्लीज लिख दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो सर आज का जो टॉपिक है ना, कोलेस्ट्रॉल है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और कुछ सालों से कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बदलती आई है। तो कितने लोग ऑलरेडी ग्रुप पे हैं जो ये जानते हैं कि अंडे का पीला खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है? अगर आप ऑलरेडी ये जानते हो अंडे का पीला खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस, क्या आप जानते हैं? और आप उसको, अच्छी बात होगी कि अगर आप उसको फॉलो करते हैं इस प्रिंसिपल को कि अंडे का पीला नहीं खाना चाहिए, तो आप सिर्फ अंडे का सफेद पोर्शन खाते हो और पीले पोर्शन को मना कर देते हैं, तो आप येलो भी लिख सकते हैं। येलो मीन्स आप फॉलो करते हैं और आप पीला नहीं खाते। और अगर आप ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है, अंडे में बहुत कोलेस्ट्रॉल होता है खासकर पीले में, तो यस लिखते हैं। ओके, पंकज ने लिखा एवरीवन इज न्यू फॉर दिस टॉपिक। तो पहले एक जो हम ऑलरेडी जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो कितने लोगों को ऑलरेडी ये पता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो गुड, देखो मोस्टली लोगों को पता होगा कोलेस्ट्रॉल गुड होता है और बैड होता है। तो जो लोग ये जानते हैं वो यस लिख दें। क्या आप ऑलरेडी जानते हैं कि एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है? देखो कितने लोग हैं, देखें। तो हम अभी करंटली 48 पे हैं। तो 1 2 3, लक्ष्मी जी ने लिखा, नीरज तिवारी जी ने यस लिखा, राजेश ननकानी जी ने यस लिखा, दुष्यंत सिंह ने, अच्छा गुड, दुष्यंत सिंह जी ने लिखा है। ओके, हेमंत जी ने लिखा यस। तो कोलेस्ट्रॉल गुड होता है और कोलेस्ट्रॉल बैड। तो पहले तो ना देखिए, इसको थोड़ा अगर टेक्निकल समझने की कोशिश करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल गुड और बैड नहीं होता, ठीक है? कोलेस्ट्रॉल तो एक ही कोलेस्ट्रॉल है, मतलब आपके शरीर में अगर कोलेस्ट्रॉल है वो एक ही तरीके का है, वो गुड और बैड होता ही नहीं है। तो पहले तो इसको समझते हैं कि वो हम इसको फिर भी गुड और बैड क्यों बोलते हैं। और उसको समझने के लिए ना पहले ये देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में रोल क्या है। तो कौन एक लाइन में लिख सकता है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है? तो जिस किसी को भी पता है कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है, अगर वो एक लाइन में लिख सके तो लिख दीजिए, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? सर रिपेयरिंग हमारे बॉडी में। ओके, तो एक एस्पेक्ट ये है कि कोलेस्ट्रॉल जो है, जहां ने बोला रिपेयरिंग करता है, तो इसको भी समझते हैं कि वो कैसे रिपेयरिंग करता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ना, हमारे जो खून की नसें हैं ना, उसके अंदर बैंडेड का काम करता है। इसका मतलब जिन नसों में से खून बहता है और हार्ट बीट करता है और नसों में से खून बहता है, तो उनके अंदर जब इंटरनल डैमेज हो जाता है तो वो इंटरनल डैमेज को ठीक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को भेजा जाता है कि आप जाइए कहीं हार्ट के पास जो नसें हैं उनके अंदर कुछ डैमेज हो गया है इंटरनल में, और वहां से ब्लड लीक ना हो, लीक होके बाहर ना चले जाए नस में से, तो वहां पे बैंडेड का काम कर दीजिए। तो वो कोलेस्ट्रॉल वहां जाके, जहां भी लीकेज मिलती है वहां जाके चिपक जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का एक रोल ये भी है। तो जिन लोगों ने ये बात पहली बार सुनी है कि कोलेस्ट्रॉल का ये रोल है कि नसों में जाने के बाद खून, नसों में जहां जहां डैमेज होता है वहां जाके कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली चिपक जाता है हमारे को बचाने के लिए कि हमारा वहां से खून का लीकेज ना हो जाए। जिन्होंने ये पहली बार सुनी है वो चैट बॉक्स में न्यू लिख दें। फर्स्ट टाइम आपने ये सुना, चलो फर्स्ट टाइम लिख दें कि रिपेयर का काम करता है। हमारी जो ब्लड की, जो खून की नसें हैं, उनको इंटरनल डैमेज से बचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल को भेजा जाता है ठीक करने के लिए।
ठीक है। तो ओके, तो 3 लोगों ने लिखा, ये फर्स्ट टाइम है कि उन्होंने, सुशील कुमार जी ने भी लिखा, वो न्यू है। ओके, तो सवाल यह है कि अगर कोलेस्ट्रॉल जो है वो बैंडेड का काम करता है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल को इतना बुरा क्यों बना दिया गया? मतलब क्या हो गया कि एक ऐसी चीज जो एक्चुअली में हमारे शरीर के अंदर हमें को रिपेयर करने का काम करती है, और वो हमने उसको गुड और बैड में भी तब्दील कर दिया, और उसको हमने ये भी बोल दिया जी हम ये चीज नहीं खा सकते, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हम वो चीज नहीं खा सकते, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो एक शरीर में काम आने वाली चीज को बढ़ने से हमें नुकसान होने लग पड़ा। वो ऐसा क्या हो गया कि उससे ब्लॉकेज भी होने लगी? हाँ, नीरज तिवारी ने लिखा है कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज हो जाती है। बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज होती है, तो ये तो हमारे बहुत फायदे की चीज है। तो वैसे मैं एक एरिया और भी कवर करना चाहूंगा कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो बहुत सारा ब्रेन जो हमारी जो बुद्धि है, ये भी बहुत सारी कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। और विटामिन सनलाइट से जो हम धूप में बैठ के जो हम विटामिन डी बनाते हैं, स्किन के नीचे जो विटामिन डी बनता है, उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल है, इसी वजह से शरीर विटामिन डी बना पाता है। और तो आप सोचिए, कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस से विटामिन डी बनता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस से हमारी बुद्धि की बनावट है, कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस से हमारी नसों के अंदर की रिपेयर होती है। कोलेस्ट्रॉल का रोल जो है, पित्त की थैली में भी कोलेस्ट्रॉल का रोल होता है, वहां पे भी एक रोल है कोलेस्ट्रॉल का। जो आपकी इनफैक्ट जो पित्त की थैली के अंदर स्टोन्स बन जाते हैं, वो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। मतलब जब इनफ बाइल नहीं होता है पित्त की थैली के अंदर, तो बाइल कम होने की वजह से धीरे धीरे स्टोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, जब बाइल की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो वहां पे जाके भी एक हमें वो नुकसान दे रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो कोलेस्ट्रॉल नुकसान नहीं दे रहा, नसों में कोलेस्ट्रॉल नुकसान नहीं दे रहा। अब इसको समझते हैं कि जो हमारी ब्लॉकेज होती है वो क्यों होती है। देखिए, कुछ चीजें हैं हम जो खाने में खाते हैं। मैंने क्या बोला, नसें जब इंटरनली डैमेज हो जाती हैं, तो वो डैमेज को ठीक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल को भेजा जाता है। तो अगर आपने कोई ऐसी चीज खाई अपने खाने में जिसके खाने की वजह से आपकी नस ज्यादा डैमेज होती है, तो जितनी बार वो डैमेज होगी वहां कोलेस्ट्रॉल जाएगा, जितनी बार डैमेज होगी वहां कोलेस्ट्रॉल जाएगा, ठीक है। और जितनी बार वहां कोलेस्ट्रॉल जाएगा, इसका मतलब वहां पे ब्लॉकेज बननी शुरू हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल एक के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल चिपकना शुरू हो जाएगा, नसों के अंदर चिपकना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली में तो कोलेस्ट्रॉल वहां डैमेज ठीक करने के लिए जा रहा है, ठीक है। अब गुड और बैड इसलिए बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जाता है डैमेज ठीक करने के लिए, तो जो एलडीएल है, इसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं, जो प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है वो तो हो गया बैड, और जो लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को लेके आता है वो हो गया गुड। तो अगर लाने वाला आपका गुड ज्यादा तेज है, तो जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो वापस आ जाएगा। और अगर ले जाने वाला ही सिर्फ ज्यादा तेज है और वापस लाने वाला तेज नहीं है, तो भेजा हुआ कोलेस्ट्रॉल वहीं चिपक जाएगा। आई होप ये फंडामेंटल क्लियर हो गया हो। अगर आपका ले जाने वाला कोलेस्ट्रॉल लीवर में बनेगा, लीवर में बनने के बाद कोलेस्ट्रॉल को एक लिपोप्रोटीन हार्ट तक लेके जाता है डैमेज ठीक करने के लिए। लेकिन एक और लिपोप्रोटीन है, वो कोलेस्ट्रॉल, बचे हुए कोलेस्ट्रॉल को वापस लेके आता है, उसको बोलते हैं एचडीएल। ये भी एक लिपोप्रोटीन है। तो जो वापस लाने वाला अगर आपका तेज है, तो आपकी नसें कभी ब्लॉक नहीं होंगी, चांसेस है। लेकिन अगर सिर्फ ले जाने वाला आपका बहुत तेज है, अगर आपको हार्ट के पास डैमेज होते जा रहा है, आप ऐसी चीजें खाई जा रहे हैं जो इंटरनली आपकी नसों को डैमेज कर रही है, तो कोलेस्ट्रॉल सिर्फ जाते जाएगा और वहां जाके जमता जाएगा। पूरा प्रिंसिपल ये है कि एलडीएल ने लेके जाना है रिपेयर के लिए और एचडीएल ने वापस लेके आना, और दोनों चीजें, दोनों कोलेस्ट्रॉल को ही ले जा रहे हैं और कोलेस्ट्रॉल को ला रहे हैं। हम जो ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड टेस्ट के अंदर हम देखते हैं जाने वाला एलडीएल बढ़ा हुआ है, लिपोप्रोटीन बढ़ा हुआ है, या आने वाला बढ़ा हुआ है। अगर आने वाला बढ़ा हुआ है तो हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल हाई, अच्छा है और हाई भी है। और अगर ले जाने वाला बढ़ा हुआ है, जो कि ले जा के अंदर जमाई जा रहा है, तो हम बोलते हैं एलडीएल बढ़ा हुआ है, जो कि एक खराब बात है। तो आपके शरीर में अगर एलडीएल ज्यादा होगा, तो इसका मतलब है आपकी हार्ट के पास डैमेज ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप ऐसी चीजें खा रहे हैं जो नसों को अंदर से डैमेज कर रही है। और आपका एचडीएल बढ़ा हुआ है, अगर एचडीएल को आप बढ़ा के रख सकते हैं कुछ खानों से, और वो बढ़ा हुआ है अगर आपको, तो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है उसको वो उठा के वापस लिवर पे लेके आएगा रिसाइकलिंग के लिए। उस केस में आपकी ब्लॉकेज जो है वो खुलती जाएगी।
तो जिनका एचडीएल बड़ा होता है उनको ब्लॉकेज कम होती है, जिनका एलडीएल बड़ा होता है उनको ब्लॉकेज ज्यादा होती है। अब क्वेश्चन ये है, ये ब्लॉकेज होती क्यों है और कोलेस्ट्रॉल भेजना क्यों पड़ता है? आप अपने खाने में ऐसा क्या खा लेते हैं जिसकी वजह से आपके नसों में डैमेज होती है और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भेजना पड़ता है? तो कौन बताएगा? हम अपने खाने में ऐसा क्या खा लेते हैं जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जाता है, वहां डैमेज अंदर हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल को भेजना पड़ता है। 3 चीजें मैं ढूंढ रहा हूँ, 3 चीजें ऐसी हैं जो नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल को डैमेज करती है और वहां कोलेस्ट्रॉल भेजना पड़ता है लिवर। वेरी गुड। किसी ने लिखा रिफाइंड शुगर। तो जब आप गुलाब जामुन उठा के खाते हैं और ज्यादा मात्रा में खाते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने शादी में गए, आपने फ्रूट खाया, फ्रूट खाने के बाद आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपने कुल्फी खाई, कुल्फी खाने के बाद आपने हलवा खाया, तो आपने इनफ चीजें खा ली जो नस को अंदर जाके डैमेज करने वाली है। और जब ये इंटरनल डैमेज होगा तो लिवर को उस डैमेज को ठीक करने के लिए कोलेस्ट्रॉल भेजना पड़ेगा। और अगर आपका एचडीएल लो हुआ तो कोलेस्ट्रॉल चला तो जाएगा लेकिन कोलेस्ट्रॉल वापस नहीं आएगा और वो वहीं चिपक जाएगा। यह कारण है कि आपकी ब्लॉकेज बढ़ती है। प्रणाली जी ने लिखा शुगर के साथ कि फैट भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। सर, फैट कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। इनफैक्ट मैं कुछ साल से हाई फैट डाइट खाता हूं और मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ नहीं है। हाई फैट डाइट खाने वाले लोग, मैं इन्हीं थोड़ी धारणाओं को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। हाई फैट, गुड क्वालिटी फैट खाने वाले लोगों को का खून पतला और स्वस्थ होता है बनस्पत उन लोगों को, आ रहा हूं मैं ट्राइग्लिसराइड पे। सर, उन लोगों का खून पतला और स्वस्थ होता है बनस्पत वो लोगों का जो ज्यादा मात्रा में गेहूं खाते हैं, ज्यादा मात्रा में चावल खाते हैं, ज्यादा मात्रा में चीनी का प्रयोग करते हैं। ट्राइग्लिसराइड फैट की वजह से नहीं बनता। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट की वजह से बनता है। हमारे खून के अंदर ट्राइग्लिसराइड बड़े होने का मतलब यह है कि खून गाढ़ा है और अनहेल्दी है। और खून का गाढ़ापन, मैं हर वर्कशॉप में ही बताता हूँ, खून का गाढ़ापन और अनहेल्दीपन सबसे पहले शुगर की वजह से आता है और उसके बाद हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट की वजह से आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे और आपने सुबह 2 पराठे खाए और पराठे खा के आप काम पे चल गए। दोपहर को आपने 4 रोटी खाई दाल के साथ, आप सब्जी के साथ, और आप वापस आ गए। रात को आपने चावल खाए बहुत सारे, थाली भर के 2 करछी दाल के साथ। इस प्रकार का जो खाना है वो खाना ट्राइग्लिसराइड्स को खराब करता है और बढ़ाता है। अब इस प्रकार के खाने में आप नोटिस करें, कोई बहुत ज्यादा फैट नहीं है, बहुत ज्यादा ऑयली नहीं है। आपने रात को दाल और चावल खाया, वो ऑयली नहीं था। आपने दोपहर को रोटी और सब्जी खाई, अगर आपने वो कम ऑयल में भी बनाई हुई है अपनी सब्जी, तो भी आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। सुबह जो आपने पराठा खाया उसने ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ाया। तो फैट का, इस पे एक डिफरेंट वर्कशॉप सेमिनार हो सकता है कि फैट का बॉडी में रोल क्या होता है। मैं हर वर्कशॉप में बोलता हूँ कि जो कोलेस्ट्रॉल है, जो ट्राइग्लिसराइड, मैं कोलेस्ट्रॉल नहीं बोलूंगा, जो ट्राइग्लिसराइड है वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा गेहूं से, चावल से और मीठे से बढ़ता है, फैट से नहीं बढ़ता। मैं पिछले 8 साल से अपना पूरा खाना देसी घी में खाता हूँ, पूरा एवरीथिंग इन देसी घी। मेरा ऑमलेट भी देसी घी में होता है, मेरी सब्जी भी देसी घी में होती है, मेरी दाल के ऊपर से मैं 2 चम्मच देसी घी डालता हूँ और मेरे ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए नहीं है। तो कम से कम इस एंगल से बता सकता हूँ। लेकिन अगर इस खाने में मैंने सुबह खाने में 2 पराठे और रात के खाने में भात डाल दिया तो मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। फिर यही देसी घी मुझे नुकसान देगा, क्योंकि दोनों जब कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं तो वो और भी ज्यादा नुकसान देते हैं। तो फैट प्लस कार्बोहाइड्रेट इज मोर डैमेजिंग देन जस्ट कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, मैं गया और मैंने एक तंदूर से सूखी रोटी निकलवाई, बनस्पत उस सूखी रोटी के ऊपर मैंने जब घी लगवाया तो वो मेरे लिए और भी डैमेज हो गई, ज्यादा डैमेजिंग हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि सूखी रोटी कम डैमेजिंग है, सूखी रोटी भी इनफ डैमेजिंग है, और सबके लिए नहीं, खासकर उन लोगों के लिए जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से डील कर रहे हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज हो गई, ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, 21वीं सदी की बीमारियां, तो 20वीं सदी में नहीं थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हाई कार्ब डाइट से आती हैं। और हमें जो है अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मेडिकल सिस्टम है, मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत कम बात बोलता हूँ, हमारे जो मेडिकल सिस्टम है उसने बड़े सालों से हमें एक मिसकंसेप्शन में रखा है, और वो ये मिसकंसेप्शन में रखा है कि कोलेस्ट्रॉल हमारी सेहत के लिए खराब होता है, जबकि आपका लिवर
एक दिन के अंदर अगर आप कोलेस्ट्रॉल फ्री फूड भी खाएंगे तो आपका लिवर एक दिन में 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल खुद बनाएगा। चाहे आप चाहें या नहीं चाहें, कोलेस्ट्रॉल बॉडी की एक बहुत सख्त जरूरत है और आपका लिवर डिजाइंड है हर रोज 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए। तो आपने बोला मैंने अंडा नहीं खाना, मैंने मीट नहीं खाना, मैंने चिकन नहीं खाना, जितने भी फूड कंसिडर किए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल में रिच है, अगर आप वो नहीं भी खाते तो भी आपका लिवर 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। और अगर आप किसी एक दिन में अंडा खा लेंगे तो जितना कोलेस्ट्रॉल आपने एक दिन में खाया है, लिवर उतना ही कोलेस्ट्रॉल कम बनाता है। सपोज आपने 1000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल खा लिया है अपने खाने में, तो लिवर उस दिन 2000 मिलीग्राम ही कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। तो लिवर ये एडजस्टमेंट करते रहता है क्योंकि बॉडी की एवरेज रिक्वायरमेंट 3000 मिलीग्राम है और वो 3000 मिलीग्राम शरीर को रोज चाहिए, चाहे आप खाएं या ना खाएं। अगर आपने 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बाहर से खा लिया है तो उस दिन आपका शरीर 3000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल नहीं बनाएगा। बट कोलेस्ट्रॉल एक हमारे शरीर की बहुत बड़ी जरूरत है और अब नई रिसर्च में ये अंडरस्टैंड कर लिया गया है कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा खाते हैं उनको हार्ट अटैक से बचने में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता। और कोलेस्ट्रॉल की दवाई बहुत चीजों को खराब करती है। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरी को खराब करती है, ब्रेन की फंक्शनिंग को खराब करती है, सेक्स लाइफ को खराब करती है और बहुत ज्यादा हार्ट की प्रोटेक्शन नहीं देती। तो अब जो पिछले 5-10 साल में रिसर्च निकल के आई है, इसमें ये समझ लिया गया है कि कोलेस्ट्रॉल की दवाई के एक इंसान हार्ट प्रॉब्लम से डील कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहा है, और दूसरा इंसान हार्ट प्रॉब्लम से डील कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल की नहीं दवाई खा रहा। तो जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहा है वो कोई कम रिस्क पे नहीं है। तो आई होप जिन लोगों ने आज के अभी तक कुछ नया सीखा है, मैं जानना चाहूंगा किन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल न्यू थी। न्यू चैट बॉक्स में। ओके लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं आज से करीब 6 महीने पहले एक लेडी को मिलने के लिए गया और वो डायबिटीज से, हस्बैंड वाइफ दोनों डायबिटीज पे डील कर रहे थे। और वाइफ की प्रॉब्लम ये थी कि उनको ना सिर्फ डायबिटीज नहीं थी, अब उनको डरावने सपने आते थे। और वो उनकी प्रॉब्लम ये थी, वो इतने डरावने सपने आते थे कि वो अपने बेड से गिर जाती थी। तो मैंने जब उनकी ब्लड रिपोर्ट देखी तो मैंने नोटिस किया कि ब्लड रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्शनली लो है, मतलब 60-70 के करीब है। और मैंने रेयरली लोगों को देखा है जिनका कोलेस्ट्रॉल 60-70 होता है, रेयरली। तो जब मैं 60, 70, 80, 90 कोलेस्ट्रॉल देखता हूँ तो मैं जरूर पूछता हूँ आप कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाते हैं क्या, क्योंकि मुझे उससे आइडिया लग जाता है। जनरली 60, 70, 80 ना लोगों का कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता नहीं है। और 60, 70, 80 होने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तरीके से कोलेस्ट्रॉल को नीचे रखा जा रहा है। तो शी सेड हाँ मैं दवाई खाती। तो मैंने उनसे पूछा कि आप जो है आपकी जो प्रॉब्लम है, वो कहती मेरी प्रॉब्लम ना डायबिटीज कम है, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मुझे सपने बहुत खराब आते हैं और मैं इतना डर जाती हूँ सपने में कि मैं बेड से गिर जाती हूँ। और मेरे बच्चों ने अब बेड के साइड पे टेबल, तकिए, काफी कुछ लगा दिए हैं ताकि मुझे चोट ना लगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप एक काम करें, आप अपने डॉक्टर से बात करें, और ये कोई मतलब कोलेस्ट्रॉल की दवाई जो है ना बहुत इसेंशियल मेडिकेशंस में नहीं आती है कि आप उसको छोड़ें और जो है ना इससे आपकी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो जाए, मतलब कुछ तबीयत में कोई फर्क पड़े। तो आप अपने जिन डॉक्टर ने आपको लिख के दिया, आप एक बार उनसे बात करें और उनसे इंसिस्ट करें कि मैं कुछ दिन के लिए कोलेस्ट्रॉल की दवाई छोड़ना चाहता हूँ। और उन्होंने अपने डॉक्टर से ये बोल के कोलेस्ट्रॉल की दवाई ठीक थी, छोड़ी, 1 हफ्ते में वो सपने आने बंद हो। तो मैं मतलब ये मेरा पहला बड़ा एक्सपीरियंस था जहां मैंने एक्चुअली में कि एक क्लाइंट को कोलेस्ट्रॉल की दवाई के लिए मना किया और उसकी तबीयत ठीक हो गई। तो बड़े सारे लोग बहुत सारी दवाइयां ये सोच के खाते हैं कि इससे हमें आराम आ रहा है। जैसे मैं एक केस छोटा सा और सुनाता हूँ। एक जेंटलमैन का फोन आया आज से 1 हफ्ता पहले और उन्होंने बोला मुझे बहुत प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम, पेट की दर्द, बहुत पेट की चीजों से मैं डील कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा आपको गैस की गोली खाते हुए कितने साल हो? उन्होंने बोला मैं 8 साल से रोज गैस की गोली खाता हूँ। तो जो इंसान 8 साल से गैस की गोली रोज खाता है ना, उसका स्टमक तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, उसका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा हो ही नहीं सकता। और वो इस उम्मीद में गैस की गोली रोज खाते थे कि मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी इससे, कि मेरी, तो उनका रिप्लाई था कि सर मैं रोज गैस की गोली खा रहा हूँ लेकिन मेरी गैस फिर भी कम नहीं हो रही, मैं गैस की प्रॉब्लम से तो फिर भी डील कर जा रहा हूँ और मुझे 8 साल हो गए खाते हुए। तो बड़े सारे लोग
हम जिस एनवायरनमेंट में हैं वहाँ आपको, देखिए आपको अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी की दवाई शुरू करवा सकें या आप किसी की दवाई बंद करवा सकें, लेकिन आपको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए। और कुछ चीजें, खासकर ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई, जब भी केस मिले जहाँ पे इंसान कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाता हो, उसको उसको ये ट्रेन करना है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। कोलेस्ट्रॉल फैट से नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल आपके खाने की वजह से बढ़ रहा है। खाना क्या? आप खाने में या तो चीनी ज्यादा खा रहे हैं या आप रोटी ज्यादा खा रहे हैं। वनस्पत, इन दो चीजों को छुड़वाने से अक्सर लोगों की कोलेस्ट्रॉल की दवाई बंद हो जाती है। और आप उनको एजुकेट कर सकते हैं कि नई जो रिसर्च है, आप अगर गूगल पे जाएंगे तो कम से कम भी 100 के ऊपर किताबें हैं जो सिर्फ इस पे बेस्ड हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपका दुश्मन नहीं है। इसकी 100 से ऊपर किताबें हैं अमेजोन के ऊपर, मतलब कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द किलर, द मिथ अबाउट कोलेस्ट्रॉल, इस प्रकार से कम 100 किताबें गूगल के ऊपर जो ये बताती हैं। और इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है कि अगर आप हिस्ट्री देखोगे कोलेस्ट्रॉल की, तो जब ब्लड टेस्ट आए थे तो एक कोलेस्ट्रॉल होता था, फिर एक कोलेस्ट्रॉल से 2 कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हो गए कि अब जब आप कोलेस्ट्रॉल कराने जाएंगे तो आपको 2 कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट कराने पड़ेंगे, फिर 3 कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हो गए, फिर 4 कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हो गए, फिर 5 कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट हो गए। तो कोलेस्ट्रॉल भी इवॉल्व करता है। अब जो नई रिसर्च है उसमें हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखी है। क्या सीखी है? कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरीके का। बैड के 2 कंपोनेंट है, एक बैड का गुड कंपोनेंट है, बैड कोलेस्ट्रॉल का भी एक गुड कंपोनेंट है, और बैड कोलेस्ट्रॉल का एक बैड कंपोनेंट। तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल का साइज स्मॉल है तो हमारी बॉडी के लिए गुड है, और बैड कोलेस्ट्रॉल का साइज अगर बड़ा है तो हमारी बॉडी के लिए खराब। ये भी हम नई रिसर्च आ गई। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से जीवन में ना चीजें इवॉल्व होती रहती हैं और हम चीजें नई सीखते रहते हैं, तो उसी सिस्टम के अंडर में आपको ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में, वो तो अगर आप मेरा कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, अगर मैं अपना बैड कोलेस्ट्रॉल चेक करूंगा तो एक्चुअली में मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल हाई आएगा। उसका रीजन ये है कि अब जो डिटेक्ट कर लिया गया वो ये कि बैड कोलेस्ट्रॉल के भी 2 हिस्से हैं, जैसे मैंने अभी बताया। तो मेरे बैड कोलेस्ट्रॉल का जो, और हम जो है ना, जो 2 हिस्से हैं, अभी वो ब्लड टेस्ट लैब में आए नहीं है। अगर आप किसी लैब में जाके बोलेंगे ना मुझे जो बैड कोलेस्ट्रॉल के जो 2 हिस्से हैं उनको टेस्ट कर दो, वो बोलेंगे अभी टेस्ट ही नहीं आया। ठीक है, बट मुझे कैसे पता चलता है कि मेरा बैड कोलेस्ट्रॉल हाई है? उसके बाद भी मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे बैड कोलेस्ट्रॉल का गुड कंपोनेंट हाई है? वो मुझे 2 तरीके से पता चलेगा। एक, मेरा एचडीएल ऊपर होगा, और दूसरा मेरे ट्राइग्लिसराइड नीचे होंगे। तो अगर एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे एचडीएल नीचे है, एचडीएल बढ़ा हुआ है, एचडीएल मतलब गुड वाला कंपोनेंट, एचडीएल बढ़ा हुआ है और ट्राइग्लिसराइड बहुत लो है, तो एलडीएल जो है मैटर नहीं करता। हाई एलडीएल मैटर, देखो टेक्निकल है थोड़ा सा, किसको बिल्कुल नहीं समझ में आया? ओके, बहुत नई इन्फॉर्मेशन है, और इसके बारे में ये हो सकता है मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसकी शुरुआत हो। आप बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं जाके गूगल पे। देखो बैड कोलेस्ट्रॉल, अब जो नई रिसर्च आई है, हम जब एलडीएल चेक कराते हैं, लैब में जाते हैं, एलडीएल चेक कराते हैं, तो एक चीज चेक होती है, एलडीएल, एक ही कोलेस्ट्रॉल चेक होता है जिसको हम नॉन टेक्निकली बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। एलडीएल का टेस्ट आता है, तो जिन लोगों का एलडीएल बड़ा होता है उन लोगों को माना जाता है कि हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, लेकिन नई रिसर्च में आया कि एलडीएल के भी 2 कंपोनेंट, एलडीएल भी 2 तरह के होते हैं, एक छोटे साइज का एलडीएल, एक बड़े साइज का एलडीएल। और हमारी लैब्स अभी ट्रेंड नहीं है उन दोनों को अलग अलग नापने के लिए, तो वो दोनों को इकट्ठे नापती है। छोटे साइज का एलडीएल भी नापती है और बड़े साइज का नापती है, और आपको दोनों दे देती है। जबकि अगर आपके छोटे साइज का एलडीएल बड़ा होता है तो वो एक अच्छी बात होती है। तो आने वाले टाइम में ये टेस्ट भी आ जाएगा, मेरे ख्याल में 6 महीने 1 साल के अंदर लैब में आ जाएगा, जब वो एलडीएल को भी 2 हिस्सों में करके आपको टेस्ट करके देंगे। तो जिन लोगों का छोटे साइज का एलडीएल बड़ा होता है वो एक अच्छी बात होती है, और बड़े साइज का बड़ा होता है तो उतनी अच्छी बात नहीं होती है। इसका बड़े साइज का बड़ा हुआ है तो इसका मतलब आपको ब्लॉकेज होने के चांसेस, छोटे साइज का अगर एलडीएल बड़ा हुआ है तो आपको ब्लॉकेज होने के चांसेस नहीं है। थोड़ी कंफ्यूजिंग है बट ऐसे ही है। इसके लिए आप ज्यादा रिसर्च कर सकते हो। बुक्स हैं, जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द किलर बुक है, द कोलेस्ट्रॉल मिथ बुक है। इन सब बुक्स के अंदर ये सारी रिसर्च जो है ना वो लिखी गई है। ठीक है, तो कौन दोबारा जानना चाहेगा?
कौन है सर जिसको बहुत दोबारा अच्छा सुन रहे जा हैं? रहे हैं सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं नीरज सर, बताते रहिए, हम लोग समझ रहे हैं। नहीं, क्या? अब क्लियर है सर। जैसे मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, मेरा एक्चुअली एलडीएल बढ़ा हुआ है। तो जब अगर मैं अपना एलडीएल लेके अपनी आप मेरी रिपोर्ट देखेंगे तो आप बोलेंगे नीरज जी आपका तो एलडीएल बढ़ा हुआ है, आपको आपको तो ब्लॉकेज हो सकती है। लेकिन मेरा एलडीएल बड़ा होने के बावजूद भी मुझे ब्लॉकेज होने के चांसेस इसलिए कम है क्योंकि मेरा एचडीएल भी ऊपर है और मेरे ट्राइग्लिसराइड नीचे हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट है ना, ये पढ़ना भी एक आर्ट है कि अगर आपके सपोज करो मेरे ट्राइग्लिसराइड्स हैं 200, इसका मतलब है मैं बहुत बड़े रिस्क पे हूँ। मेरा एचडीएल नीचे है तो इसका मतलब है मैं बहुत बड़े रिस्क पे हूँ क्योंकि मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल कम है। लेकिन मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और मेरा खून बहुत पतला है, मतलब ट्राइग्लिसराइड नीचे है, तो इसका मतलब जो एलडीएल मेरा बढ़ा हुआ है वो गुड वाला बढ़ा हुआ है, उसका गुड कंपोनेंट बढ़ा। समझ में आई? नहीं आई तो आप अपने आप ढूंढना या वीडियो को दोबारा से देखना, ठीक है? तो अब कहने का मतलब यह है, इन द नटशेल, दैट कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द एनिमी, द एनिमी इज द फूड दैट यू ईट, एंड बिकॉज ऑफ द डैमेज फ्रॉम दैट फूड, वो जो आप खाना खाते हैं उसके डैमेज की वजह से आपको कोलेस्ट्रॉल को जाके काम करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल तो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहा है, लेकिन आप एक के बाद एक वो चीजें खाते जाते हैं जिनसे डैमेज होता है और इसलिए आपकी नसें ब्लॉक होती हैं। जिनकी भी हैं, सबकी नहीं है ऑफ कोर्स, तो जिनकी भी नसें ब्लॉक होती हैं वो इसलिए होती हैं कि वो खाते जाते हैं खाते जाते हैं खाते जाते हैं और फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं। फिर जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है तब भी बहुत सारे लोग खाते जाते हैं। कभी कोई कोई रीजन से खा लेते हैं कि चलो आज तो एक बार खाया है, आज एक बार कुल्फी खाई है, कुल्फी तो मैं 3 महीने के बाद खा रही हूँ, आज एक बार कचौड़ी खाई है वो तो मैं 2.5 महीने के बाद खा रही हूँ। ऐसे करके भी लोग कोलेस्ट्रॉल जानने के बावजूद भी चीजें खाते रहते हैं और उसकी वजह से आप जो मीडिया में पढ़ते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं, उसके बड़े सारे रीजन होते हैं क्यों यंग लोगों के अंदर हार्ट प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों यंग लोग बीमार हो जाते हैं। क्योंकि यंग लोग खाने से पहले सोचते नहीं है, उनको लगता है ये तो बड़े लोगों की प्रॉब्लम है, ये तो 50+ लोगों की प्रॉब्लम है, तो इसलिए 2 मिनट के नूडल्स भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, मैगी भी खाते हैं, और आई एम सॉरी नाम नहीं लेता मैं जनरली, तो कहने का मतलब है मोमोज भी खाते हैं और पिज्जा बर्गर आजकल का नया चलन है, मैंने नोटिस किया है। मैं अपने किसी फ्रेंड को फोन करता हूँ, किसी का बर्थडे होता है, मैं फोन करता हूँ, मैं पूछता हूँ और कैसा चल रहा है बर्थडे, क्या कर रहे हो, और कुछ नहीं बस घर बैठे हैं, पिज्जा बुला रहे हैं। तो जब पार्टी होती है तो लोग पिज्जा खाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पिज्जा खराब है, बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आपके लाइफस्टाइल में 3 बार कार्बोहाइड्रेट है, आप सुबह उठते हैं तो अन्न खाते हैं, दोपहर को अन्न खाते हैं, रात को अन्न खाते हैं, तो पिज्जा जैसी चीजें आपके शरीर के लिए डैमेजिंग हो सकती है। और मतलब कौन एक हेल्दी जीवन नहीं जीना चाहता? जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी हेल्दी जीवन जीना चाहते हैं, बट अननोइंगली वो खाते रहते हैं और उस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये हमें नहीं होगा, और फिर उस परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पे उनको तकलीफ होती है। तो कहने का मतलब यह है, कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द दुश्मन, ऐसा दुश्मन इज फर्स्ट द फूड दैट यू ईट। है कि अपने अंदर लगने लगती हैं कि अपनी 4 बीमारी है, कसम से बता। ठीक है, धन्यवाद। आपको क्वेश्चन लेते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो क्वेश्चन इसमें बहुत सारा हम स्पेंड करेंगे, क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करेंगे। आई होप मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में कुछ ओपनिंग दी हो लोगों को। लेट्स सी क्या क्वेश्चंस आते हैं, और अपने जीवन से कुछ पूछो ना। देखिए हार्ट जो है ना, चलो थोड़ा सा सहज, और एक दो चीज, हार्ट ऐसी चीज है कि आपके अंदर क्या चल रहा है आपको कभी पता नहीं चल सकता। मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है हार्ट से रिलेटेड मुझे कभी पता नहीं चल सकता। आप बैठे हुए हैं, आपको लग रहा है तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तो जिसको हार्ट प्रॉब्लम होती भी है, सपोज करो सडनली एक इंसान घर में बैठा हुआ है, उसको हार्ट की दर्द हुई, उठा के हॉस्पिटल ले गए, तो उसको तो नहीं पता था ना कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम होने वाली है। ये बहुत प्रोग्रेसिवली धीरे 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 प्रॉब्लम ग्रो करती है और फिर एक दिन झटका मारती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते, लेकिन एक तरीका है जिससे आप बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। वो कैसे? आपके ट्राइग्लिसराइड्स। अगर आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं तो चांसेस है आप शरीर के अनुकूल खाना नहीं खा रहे, ठीक है? अगर आपका एलडीएल बढ़ा हुआ है तो चांसेस है आप शरीर के अनुकूल खाना नहीं खा रहे। अगर आपका एलडीएल के साथ एचडीएल बढ़ा हुआ है तो फिर चांसेस हैं कि आप फिर भी थोड़ा बेहतर खाना खाते हैं। और अगर आपका एचडीएल बढ़ा हुआ है और ट्राइग्लिसराइड आपके नीचे है तो चांसेस है आप अच्छा खाना
तो ये एक चीज नहीं देखनी है। बड़े सारे लोग सिर्फ एलडीएल देखते रहते, एलडीएल देखा, बैड कोलेस्ट्रॉल देखा, बैड कोलेस्ट्रॉल देखा, बैड कोलेस्ट्रॉल देखा, अगर वो बढ़ा हुआ है तो समझ लिया गड़बड़ है। नहीं, अगर बैड बढ़ा हुआ है और ट्राइग्लिसराइड लो है और एचडीएल भी हाई है तो आप कम रिस्क पे है। ठीक है, अब क्वेश्चन। क्या सर? सर पहला क्वेश्चन तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, थैंक यू सो मच पहले इतना इन्फॉर्मेशन के लिए, कि हमें ब्लॉकेज बन रहा है हमारी बॉडी में, कुछ अर्ली सिम्टम है जिसे हम ये जान पाए कि भाई अब होता क्या है। नॉर्मली ब्लॉकेज पता जब हमारे पास 50%, 60%, 70% ब्लॉक हो गया तब सिम्टम आना शुरू होता है। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। स्टेज में मतलब कैसे पता चले कि भाई मैं अपनी बात करूं, मुझे कभी कभी डाउट होता है, कभी यहाँ दर्द हुआ लगता है कि यार कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं हो रहा, तो गैस का हो सकता है। लेकिन तो ये अर्ली स्टेज में बिना टेस्ट कराए, टेस्ट तो ठीक है टेस्ट करा के और क्या तरीका है जो हम ये समझ पाए कि हम देखिए बढ़ रहे हैं आगे। अच्छा, हमारा ना ब्लड टेस्ट होता है और उस ब्लड टेस्ट का एक एस्पेक्ट है जिसे बोलते हैं हम लिपिड प्रोफाइल। बड़े सारे लोग ये जानते होंगे लिपिड प्रोफाइल क्या होता है। लिपिड प्रोफाइल में ना 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है मेरे हिसाब से। एक एलडीएल, एक एचडीएल और एक ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड आपको बताता है कि आपका खून कितना स्वस्थ है, उसकी हेल्थ बता सकता है। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड 250 है, 300 है, 350 है, तो इसका मतलब आप बहुत सारा कबाड़ खाते हैं। और अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लंबे पीरियड तक बढ़ा रहता है तो मतलब आपको ब्लॉकेज बन रही है रोज। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड मतलब अगर मैं सपोज करूं मैंने रात को आज मैं किसी शादी में गया और मैंने बहुत सारा पेट भर के खाना खा लिया और कल सुबह मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा ब्लॉकेज बढ़े। लेकिन अगर मेरा ट्राइग्लिसराइड सपोज कल सुबह 250 आया और अगले 2 साल तक वो 250, 300, 250, 300 ही रहता है मेरे खाने की वजह से, तो श्योर शॉर्ट मेरे ब्लॉकेज हो रही है अंदर। ठीक है, अब लेकिन अगर मेरा एचडीएल भी बढ़ा हुआ है तो एक गुड एस्पेक्ट है। अगर एचडीएल बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल वापस भी ला रहा है ना, कोलेस्ट्रॉल जो गुड लिपोप्रोटीन है वो कोलेस्ट्रॉल को वापस भी लेके आ रहा है, तो मेरा रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन कम खत्म नहीं होता, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड 250, 300 होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन एचडीएल बढ़ा हुआ तो मेरा रिस्क कम हो जाता है। अगर मेरा सेफ मानेंगे उसको जी, उसको हाँ, और मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है और मेरा एलडीएल भी बढ़ा हुआ है। एलडीएल मतलब खराब वाला बढ़ा हुआ है और ट्राइग्लिसराइड मतलब खून की हेल्थ खराब है, और एचडीएल जो मेरा अच्छे वाला है वो कम है, तो मैं फुल रिस्क पे हो जाता हूँ कि मेरा अच्छे वाला है जो मेरे को जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो तो मेरे पास कम है, और मेरा खून जो है वो गाढ़ा होने की वजह से उसकी ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू 350 आ रही है, और मेरा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ा हुआ है, गुड वाला कम हो रखा है, तो मैं फुल रिस्क पे आ गया। ठीक है, तो ये एक साइन हो गया कि मुझे कहीं ना कहीं, और ये 6 महीने 8 महीने 1 साल चलते जा रहा है, मेरा 6 महीने से लगातार यही लिपिड प्रोफाइल चल रहा है, तो ब्लॉकेज हो रही है ना अंदर, आपको पता नहीं लग रहा है लेकिन हो रही है। ठीक है, तो ये अगर लेट सपोज ये ऐसा आ गया, अब हम क्या चेंजेस करें कि हम उसको, जैसे लेट सपोज आज टेस्ट कराया, हमारा ये सब गड़बड़ है, अगला 6 महीने के बाद मैं दोबारा टेस्ट कराने वाला हूं, तो उस 6 महीने में ये इम्प्रूव हो जाए, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए? अगर हम खाने के पॉइंट दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, खाना और सप्लीमेंटेशन। अगर हम खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा पहला टारगेट कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, हमारा पहला टारगेट होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड। इसका मतलब खून की सेहत को तो ठीक करें पहले, सबसे पहले हम खून की सेहत को ठीक करें ना, और खून की सेहत किससे ठीक होगी? ट्राइग्लिसराइड्स। तो मेरा टारगेट होगा कि अगर मेरा 250, 300, 350 ट्राइग्लिसराइड आ रहा था, तो वो मेरा ट्राइग्लिसराइड 100 के नीचे चले जाए, 70, 80 हो जाए। 70, 80 होने का मतलब है मेरी हेल्थ अच्छी है। तो जिनके पास भी अपनी ब्लड रिपोर्ट है ना, वो जाके अपना ट्राइग्लिसराइड देखे, ठीक है, कि हमारा ट्राइग्लिसराइड क्या, लास्ट ब्लड रिपोर्ट हमने कराई थी उसमें हमारा ट्राइग्लिसराइड था कितना। तो अगर वो मैं उसको 70, 80 पे ले आऊंगा, इसका मतलब मैंने अपनी ब्लड की हेल्थ को इंप्रूव कर दी। और वो 70, 80 पे कैसे आएगा? सलाद खाने से, हरी सब्जियां ज्यादा खाने से, वेजिटेबल जूस पीने से। फ्रूट जूस पीने से नहीं आएगा उतनी जल्दी कि कोई आप सोचो अब मैं कल सुबह अनार का जूस पी लूंगा तो मेरी सेहत बहुत अच्छी होने वाली है। अनार का जूस उतना हेल्प नहीं करेगा।
मौसमी का जूस उतना हेल्प नहीं करेगा, सेब का जूस उतना हेल्प नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो उसके अंदर फ्रुक्टोज कंटेंट बहुत हाई है, उसके अंदर एक प्रकार की नेचुरल शुगर है, वो हाई है, और आप ऑलरेडी हाई ट्राइग्लिसराइड से डील कर रहे हैं, वो बल्कि कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपको पीना है घिए का जूस, पेठे का जूस, धनिये का जूस, पालक का जूस, जो जूस आपको वर्क करे। हरी चीजों के जूस पीने हैं। आपको क्लोरोफिल की जरूरत है। क्लोरोफिल जब शरीर के अंदर जाएगी तो खून स्वस्थ होगा, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल नीचे गिरेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि जो लोग रेगुलरली इसबगोल का सेवन करते हैं उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल थोड़े नीचे जाते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स, एलडीएल लेवल नीचे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम जल्दी क्लीन होता है। सिर्फ फोकस खाने पे नहीं करना। मेरे पिताजी ऑलमोस्ट कुछ टाइम से तबीयत उनकी ठीक नहीं चल रही, और हम उनको और वो ना, मैं इस चीज पे हम खास ध्यान देते हैं जब आदमी काफी, वो उम्र उनकी काफी ज्यादा है, 92 ईयर्स के हैं, और इस चीज का हम खास ध्यान देते हैं कि वो शौच जरूर जाए। ठीक है ना। और इस उम्र में लोग ना, क्या होता है, अगर हम ना ध्यान दें तो पता लगता है वो 5-5 दिन तक शौच नहीं जाते, क्योंकि हम उतना, देखो आप और मैं उठते हैं और हमें सुबह आती है, हम चले जाते हैं। जब इंसान 92 का है ना, तो उसको अगर नहीं आई है तो उसको पता भी नहीं चलेगा, और वो बताएगा भी नहीं। तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो गए हैं कि नहीं गए। मैं देखता हूँ 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 2 दिन नहीं हुआ, तीसरे दिन मैं इंश्योर करता हूँ कि वो शौच जरूर जाए। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने उनको खिलाना है वो खाया हुआ उनको लगेगा नहीं जब तक वो शौच नहीं जाएंगे। सिस्टम निकला नहीं ना बाहर, जो मैंने खिलाया उसकी गंदगी बाहर नहीं निकली। तो क्लीनलीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है फीडिंग से भी। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं और आप ये सोचते हैं मैं अच्छी अच्छी चीजें खाऊं मेरी सेहत बनी रहे, नहीं बनेगी। कॉन्स्टिपेटेड रहेगी, नहीं बनेगी। अगर आपको सुबह आपका पेट अच्छी तरह और जल्दी से हल्का नहीं होता, सेहत नहीं बनेगी उतनी अच्छी, क्योंकि आपका खाया आपको हजम ही नहीं होगा, क्योंकि पिछला वाला ही पड़ा हुआ है, अगले वाले को काम कहां से शुरू हो। ठीक है। तो इसलिए क्लीनलीनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फीडिंग से। तो कोलेस्ट्रॉल डाउन करने में क्लीनलीनेस का भी रोल होता है कि आपने अपने शरीर को स्वस्थ साफ कितना रखा है। हम घर को साफ रखते हैं, पंखों को साफ रखते हैं, शरीर की भी सफाई करनी है। ठीक है। अंदर की सफाई कैसे होती है कि आपको शौच जरूर जाना जरूर। अगर आपको देखो, मैं हमेशा समझता था कॉन्स्टिपेशन का मतलब है पॉटी नहीं आना, बल्कि पूरी पॉटी नहीं आना भी कॉन्स्टिपेशन होती है, और आपको पता नहीं है। आप सपोज गए, सुबह गए शौच, उसके बाद आपको 4 बजे फिर जाना पड़ा, 8 बजे फिर जाना पड़ा, मैं उसको भी कॉन्स्टिपेशन मानता हूँ कि आप एक बार में अपना पेट ही नहीं खाली कर सकते। तो एक बार में पेट नहीं खाली करना भी कॉन्स्टिपेशन का हिस्सा है। तो अगर आपका पेट सही ढंग से सुबह खाली नहीं होता है, वो भी कंट्रीब्यूट करेगा आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। है ना कुछ नई इंफॉर्मेशन? बिल्कुल इसने सर, नई चीज सीखी। पेट खाली होना बहुत जरूरी है। बादाम, काजू, किशमिश खा तो लोगे। आज एक जेंटलमैन का फोन आया, उनके फैमिली में किसी को कैंसर था, मैंने बात करी। तो इस प्रकार के केस में पेट खाली होना तो बहुत जरूरी है कि शौच आदमी रोज जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसकी पूरी मात्रा में जो उसने खाया है वो पूरी मात्रा में बाहर निकलना है, बचा हुआ उसका, ताकि फ्रेश घुसे, फ्रेश जाएगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। नहीं तो वो कह रहे जी हम तो सुबह नारियल पानी भी पिला रहे हैं, हम अंजीर भी खिला रहे हैं, हम जो भी चीजें वो खिला रहे हैं वो खिला रहे हैं, लेकिन अगर आदमी 2 दिन में 3 दिन में शौच जा रहा है तो वो खिलाया हुआ लगेगा नहीं शरीर को। ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का उसमें भी रोल होता है कि आप रोज जो है वो पेट आपका रोज साफ। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट। जिसके भी क्वेश्चन है प्लीज या तो चैट बॉक्स में लिखे या हैंड रेज करें। देखें किसका क्या क्वेश्चन है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार जी। सर मैंने ना लास्ट वीक में अपना टेस्ट कराया था। सर मेरा ट्राइग्लिसराइड जो है 208 आया है। ठीक है। और एचडीएल सर 40.9 है। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल टोटल सर 185। ठीक है। एलडीएल? और एलडीएल सर 102 है। ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है। एलडीएल आपका जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं आया है। जी सर।
ठीक है ना। और VL HDL जो है आपका ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे ही है, मतलब जी सर, ठीक ठाक मात्रा में आपके पास HDL है। जी अब सर, आपके ट्राइग्लिसराइड हाई का मतलब ये है कि अभी आपको बहुत, ऐसा ये मेरा ओपिनियन है, जी सर, अभी आप को बहुत ब्लॉकेज नहीं हो, अगर इसी प्रकार से ये लंबे पीरियड तक चलता रहा तो बहुत ब्लॉकेज नहीं होगी। लेकिन अगर आप वो 208 को 100 के नीचे ले आए तो आप जीवन भर ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। ओके सर, और वो कैसे लाएंगे? हरी सब्जियों का जूस पीकर। ठीक है सर, ठीक है। जी सर, अब हमने खाने की बात तो करी, अब सप्लीमेंटेशन देखते हैं। सप्लीमेंटेशन देखिए, अगर आपने खाने में बदलाव कर दिया, हरी सब्जियां बढ़ा दी, सलाद बढ़ा दिया, अब देखिए अगर आप 5 रोटी खाते हैं और साथ में 1 कटोरी सब्जी खाते हैं जी तो सर, चांसेस है आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे ओके, वनस्पत। लेकिन अगर आप 3 कटोरी सब्जी खाते हैं और 2 रोटी खाते हैं तो ट्राइग्लिसराइड लोअर रहेंगे, ओके, उससे तो ज्यादा लोअर रहेंगे। ठीक है। और साथ में अगर आपने सलाद खा लिया तो और भी सोने पे सुहागा है, अगर आपने सलाद खाया। जी सर। सर एक प्रॉब्लम रह रही है सर मुझे, लेफ्ट साइड में ना चेस्ट के जस्ट नीचे सर, अपर स्टमक में सर, यहाँ पे पेन रहता है सर कंटिन्यू। कभी कभी वो पेन सेंटर में भी चले जाता है, और मॉर्निंग में जब उठता हूँ ना सर, बैक साइड में जस्ट हार्ट के जस्ट बैक साइड में बहुत ऐठन जैसी रहती है सर, ऐसा लगता है कोई चीज बिल्कुल ऐठन जैसा। ये मॉर्निंग टाइम में जो होता आप है। सिम्टम्स बता रहे हैं ना, ये गैस के सिम्टम्स। जी सर, सिम्टम्स ऐसे मतलब सुनने में यही समझ में आ रहा है कि ये गैस के सिम्टम्स हैं। और जी गैस की एक प्रकृति होती है कि जी वो ना सर, पेन की लोकेशन चेंज होती रहती है। जहां पे उसका प्रेशर पड़ेगा पेन वहां चला जाएगा। ओके। अगर पेन प्रेशर सिर में पड़ा तो माइग्रेन हो जाएगा, गर्दन में राइट पड़ा सर, तो सर दर्द भी सर्वाइकल हो होता है जाएगा। सर। हाँ हाँ जी। सर, सर दर्द भी रहता है सर, किसी किसी में सर में ज्यादा तो पेट में दर्द नहीं रहता है, कभी वो बैक साइड हाँ दर्द होता है तो फ्रंट हाँ, में नहीं होता है। ये गैस गैस ही है। गैस के सिम्टम्स हैं। आप अपने खाने की तरफ देखें, वो खाने मत खाएं जो आपको गैस करें। प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करें, न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करें, आपको फायदा होगा। पेट ठीक है साफ नहीं सर। रहता होगा इनका ठीक पक्का। है। हाँ, जी, विटामिन डी और B12 के लेवल्स चेक कराएं। ओके सर। ठीक है, उससे भी ठीक, फायदा होगा। जी ठीक है। सर, और जी सर, ओमेगा 3 का सेवन करें, उससे फायदा होगा। स्पिरुलिना का सेवन करें, उससे फायदा होगा। ओके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और बताएं जी। एक क्वेश्चन और आया है, हार्ट डिजीज में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्यों होते हैं? दोबारा पूछें। हार्ट डिजीज में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्यों होते हैं? अच्छा, सर हार्ट और लंग तो जुड़े हुए हैं एकदम, दोनों एक दूसरे के। यही क्वेश्चन है ना कि हार्ट डिजीज में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्यों होती है। यस यस। और वो इतनी क्लोजली जुड़े हुए हैं कि जो खून है वो हार्ट और लंग्स ना एक दूसरे के साथ इमीडिएट जुड़े हुए हैं। क्योंकि हार्ट जो है वो खून को धक्का दे रहा है, आगे फ्रेश खून लेता है और आगे धक्का देता है, और लंग्स उस खून के अंदर ऑक्सीजन भरता है। तो लंग्स खून के अंदर ऑक्सीजन भरता है और हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट उस ब्लड को आगे फेंकता है, ऑक्सीजन भरे हुए खून को। दोनों इमीडिएटली कनेक्टेड है। तो अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो उसका वो नस सीधा लंग से कनेक्टेड है। हार्ट मतलब ऐसे भी केसेस होते हैं जहां हार्ट अटैक होता है और लंग्स में पानी भर जाता है। उसका कारण ये है कि वो बैक मारता है। जो खून हार्ट की तरफ चलना था वो बैक मारता है और लंग्स उस ब्लड को संभाल नहीं पाता, तो नसों में से पानी निकल के लंग्स के अंदर चला जाता है। खून का पानी, खून जिस पानी से बना हुआ है वो निकल के लंग्स में चला जाता है। ओके। इसलिए हार्ट और लंग्स का बहुत इमीडिएट कनेक्शन। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आदमी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम लेके अस्पताल जाता है और डॉक्टर बोलते हैं इनकी लंग्स में पानी भर गया है, वो पानी निकालना होगा 2 3 4 5 दिन। लैसिक्स से वो पानी निकाला जाता है। जिन लोगों को आइडिया है कि लैसिक्स क्या दवा होती है, डॉक्टर लैसिक्स को देते हैं शरीर में से पानी को निकालने के लिए। वो पानी कहीं से भी निकाला जा सकता है, लंग से भी। वो हमारे डोमेन में नहीं है, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन है, फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि लैसिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो हार्ट और लंग जो है बहुत इमीडिएटली कनेक्टेड है। इस वजह से हार्ट में कुछ होता है उसका असर सीधा लंग्स पे पड़ता है। जी। एक क्वेश्चन और है, विच सप्लीमेंट आर गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन? वेरी गुड सर। कॉन्स्टिपेशन के लिए मैग्नीशियम सबसे, देखिए अगर मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है हमारे शरीर में जिसकी अक्सर कमी होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। लेकिन मैग्नीशियम की कमी है कि नहीं शरीर में, ये कैसे पता लगाया जा सकता है? एक, उस इंसान को कॉन्स्टिपेशन रहेगी तो ये पहला सिम्टम है कि मैग्नीशियम की कमी है शरीर में। दूसरा, उसको अगर रात को सोते हुए
मरोड़ पड़ती हैं, जैसे रात में होता है ना, पैर अकड़ जाता है और बहुत जोर से दर्द होती है, तो यह दूसरा सिम्टम है मैग्नीशियम की कमी का। और ये दोनों आ गए तो हम डेड श्योर हो जाते हैं कि मैग्नीशियम कम है। और इसके ऊपर अगर आपकी आंख ऐसे फुक फुक करती है, ये हिलती है ना, आज बोलते हैं आज मेरी आंख बहुत फड़क रही है, पैसे आने वाले हैं, मुझे बोलते हैं, तो ये तीसरा सिम्टम है। और अगर किसी इंसान को ये तीनों सिम्टम्स इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं तो हमें 100% श्योरिटी हो जाती है ये मैग्नीशियम में डेफिशिएंट है। और ऐसे इंसान को मैग्नीशियम की सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं या मैग्नीशियम खाने द्वारा अपने शरीर में ले सकते हैं। और मैग्नीशियम का रिच सप्लीमेंट अटॉमी के पास जो है वो है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना लेना से, इसलिए बहुत सारे लोगों को स्पिरुलिना लेने से भी कॉन्स्टिपेशन में फायदा मिलता है। सर ये अगर ये सब सिम्टम किसी किडनी पेशेंट को हो तो? ये सर बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा, क्योंकि किडनी पेशेंट कोई भी सप्लीमेंटेशन किडनी डॉक्टर की मर्जी के बिना नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, जब किडनी पेशेंट बन गया तो इसका मतलब शरीर में से मिनरल्स पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकल पा रहे, और जब बाहर नहीं निकल पा रहे और ऊपर से हम और मिनरल्स खिलाएंगे तो किडनी पे तो बहुत जोर आ जाएगा। तो इसलिए किडनी का जब ट्रीटमेंट हो रहा होता है तो वो जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है सब कुछ उसकी मर्जी से। हेमंता जी हैं, हेमंता जी का कुछ सवाल है, हेमंता जी पूछिए। नमस्ते नील सर। नमस्ते जी। हाँ सर, वो मैंने भी वो ब्लड टेस्ट कराया था, तो उनका रिपोर्ट जो है हम आपको बता रहे हैं, तो रिपोर्ट कैसा है आप थोड़ा बता दीजिएगा जी। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है 175 और ट्राइग्लिसराइड्स है 103 और HDL है 41 और LDL है 113 और LDL और HDL का रेशियो है 2.76। सर LDL कितना है? 100? LDL है 113। 113 बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है सर, है ना, बहुत ज्यादा अच्छा। ऊपर नहीं है, थोड़े से खान पान में बदलाव करेंगे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। और HDL 41 है, विच इज अ गुड थिंग। ओके ओके, हाँ है ना। और ट्राइग्लिसराइड भी बहुत ज्यादा नहीं है, कितने हैं? 103 है। अब बहुत ज्यादा नहीं है सर, 70-80 पे लाएंगे तो फायदा मिलेगा। अगर थोड़ा सा डाइट में बदलाव करेंगे तो ज्यादा देर तक स्वस्थ रहेंगे। अच्छा अच्छा थोड़ा सा, तो उससे क्या होएगा, 103 से 70-80 पे आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और HDL 113 से 90-100 पे आ गया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अच्छा ओके ओके सर। तो वैसे 113 से कोई प्रॉब्लम है नहीं उनकी कंडीशन जो मैं देख रहा हूँ, सिर्फ अगर वो ट्राइग्लिसराइड थोड़े नीचे रखे तो बहुत फायदा है। 113 कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल की और बात बताओ, कोलेस्ट्रॉल हाई है कि नहीं है हमें कैसे पता चलता है? आप कैसे डिसाइड करते हैं क्या आपका कोलेस्ट्रॉल, सपोज आज आपकी रिपोर्ट में 113 है, हाई किसको बोलते हैं जरा मुझे बताइएगा। हाई मतलब ये रिपोर्ट पे लिखा हुआ है कि 130 से शुरू होता है कि 159-60 तक इसका वो हाई। मतलब 130 के ऊपर हुआ तो उसको हाई मानेंगे। जी Correct? जी। आपको पता है कुछ साल पहले ये वैल्यू 200 थी। कितने लोगों को ये बात पता है कि कुछ साल पहले वो जो 130 के ऊपर, मतलब 150 को अगर आज की डेट से देखेंगे तो 150 हाई है, और कुछ साल पहले 210 को हाई माना जाता था, 200 भी हाई नहीं होता था। तो आप नहीं बताया था एक बार दूसरे सेशन में? बताया था ना। हाँ। तो कितने लोगों को पता है? यस लिखो कि कुछ साल पहले 190 भी हाई नहीं होता था, आज 150 हाई है। कितने लोगों को पता है ये बात? और एक और बात बताऊं सर, कुछ साल पहले 270 भी हाई नहीं होता था सर, 270 भी हाई नहीं माना जाता था। अच्छा। आप जाके गूगल पे पढ़ सकते हैं। ये वैल्यूज धीरे धीरे नीचे लाते जा रहे हैं, इस वैल्यू को चेंज करते जा रहे हैं। और उसका होता क्या है, जब ये वैल्यू चेंज होती है तो कुछ करोड़ लोग हाई कोलेस्ट्रॉल की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये मेरी बात को। और फिर अगर सपोज ये 135 आता तो क्या करता वो इंसान? वो तो तभी तो दवा लेते थे और दवा लेने के लिए चला जाता। हाँ। मैं बोल रहा हूँ कुछ साल पहले 200 भी हाई नहीं होता था, उससे पहले 270 भी हाई नहीं होता था। तो ये वैल्यू को धीरे धीरे नीचे सड़का दिया गया है।
और हमें पता भी नहीं चला। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं जाके। हाँ, अभी सर अभी तक जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है 190 है, हाई, वेरी हाई 190। तो अगर HDL जो है ना, ये अपना HDL थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो इनको फायदा मिलेगा, बस। बाकी अच्छा, खाना इनका ठीक लग रहा है। ओके ओके सर, एक और क्वेश्चन है मिस्टर अबेदीन सर का। थैंक यू डियर सर। अरे ये आज का टॉपिक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं। मतलब अबेदीन जी सर पूछिए क्वेश्चन अपना। सर मैं ये कह रहा था, मेरा एक लड़का है 7 साल का। सर वो नमक खाता है तो उसमें सूजन आ जाता है शरीर पे उसके। ठीक है। सर मैंने दवा दिलाई थी तो सर बोल रहे इसका एल्बुमिन है वो घटता है, तो उससे कोई रीजन है इसका, किडनी में कोई दिक्कत आ रही है? हो सकता है सर, इस पे ना मैं ज्यादा फीडबैक नहीं दे पाऊंगा। बाकी ये है कि कुछ रिपोर्ट्स भेजो तब कुछ देख पाऊंगा। सब देखना पड़ेगा जो भी ब्लड टेस्ट हुआ इस प्लेटफॉर्म पे, इससे ज्यादा नहीं भूल सकता। हाँ, आप राजेश सर को अपना रिपोर्ट भेज दीजिएगा, सर से वो डिस्कस करके आपसे बात कर लेंगे। क्योंकि जैसे ही किडनी आती है ना पिक्चर में, तो केस डिफिकल्ट हो जाते हैं, और वो थोड़ा जो है ट्रीटिंग डॉक्टर की मर्जी के बिना फिर नहीं हो सकता काम। यस सर मैंने वो का मैटर सर, वैसे भी पैरामीटर सारा किए बगैर नहीं बता सकते। हाँ सर नहीं सर, मेरे पास जांच है, मैं कल व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ, जहाँ ठीक है, से आप मुझे WhatsApp करके भेजिए। बात कर लेंगे। ओके सर, ओके। ठीक है, और कोई नेक्स्ट? कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा तो गुड कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा तो हम LDL क्वेश्चन को। समझाओ जरा। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी। हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ, मेरी मम्मी की लगभग 67 साल उम्र हो रही है और पाँव में जो झंझनी होती है, नीचे पाँव के तले लिया जाए नीरज सर। उनमें हाँ जी। कांटा साइड का लगता है कि जैसे कोई कांटा चुभ अगर रहा हो। नए लोग जो आए हैं, आज फर्स्ट टाइम आए हैं, उनके साथ एक फीडबैक लिया जाए कि आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार उनका सारा क्वेश्चन ले लो, उसके बाद करते हैं। इनका क्वेश्चन पूरा हो जाए जरा। हाँ, क्यों उनके पाँव में ऐसा लगता है कि कांटा चुभ रहा है। अच्छा। रात में अगर नींद टूट जाए तो फिर नींद नहीं आती है। अच्छा। पहले तो उनका विटामिन D और B12 चेक करना होगा। कोई दवा खाती है वैसे? नहीं, अभी कोई वैसे दवाई नहीं खा रही है, अभी दर्द के लिए दवाई ले रही थी डॉक्टर से। कितना टाइम खाई है तो दर्द की दवा? वो विटामिन डी प्लस विटामिन डी प्लस B12। 12 विटामिन दे रहा था। जैन सर क्या समझ में आया? वो कह रहे हैं कि विटामिन D और विटामिन B12 का दवा वो लेती थी, और दर्द की दवा ले रही है अभी। दर्द की दवा किस चीज के लिए लेती है? पैरों की झंझनी के लिए? हाँ, पैरों में दर्द हो जाता है, झंझनी होती है, दर्द होता है। उसके लिए दवा लेती है? हाँ। उसके लिए उसको छोड़ के कोई बीपी की दवा, कोई डायबिटीज की दवा, और कोई दवा चलती है? कोई गैस की दवा? ना। अच्छा, तो पैर में झंझनाहट होती है? हाँ। नींद भी, कॉन्स्टिपेशन रहती है? नहीं, नींद ऐसे तो आती है, वैसे रात में अचानक नींद टूट जाने के बाद में फिर वो दर्द चालू हो जाता है ज्यादा। पंकज जी, जैन सर पंकज जी हैं क्या तो आज? हाँ, पंकज जी होना चाहिए। नहीं, अभी वो रास्ते में होंगे। अभी अच्छा मेरे साथ सर, आज ही पंकज जी थोड़ी बात कर देर रहे थे ना, दिस इज कुड बी अ क्लासिक केस ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। बिल्कुल। हाँ। झंझनाहट भी हो रही है, मिनरल डेफिशिएंसी है सर। आपकी मदर को खाना पीना ठीक करो, और क्या करना है? हाँ, उनको आप स्पिरुलिना दो, कम से कम स्पिरुलिना दो, ओमेगा 3 दो, विटामिन D दो, B12 दो। दे रहे हैं सर वो तो। कितना टाइम हो गया? फिर आना चाहिए आराम तो। सर स्पिरुलिना का डोजेज वो करीबन 15 दिन हो गया। अच्छा। हाँ, सिंगल खाने डोज के दे अंदर रहे हैं क्या अभी। खाती हैं? तीनों टाइम का सुनाना खाना होगा। बताओ जरा। सिंगल डोज, तीन टाइम का खाना बताओ उनका क्या है? डोज से कैसे चलेगा नीरज सर? पर सिंगल डोज दे रहे हैं वो। 1.5 से 2 रोटी खाती है, सुबह शाम को भी वही। दोबारा पूछो। 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम को। अच्छा, 2 टाइम खाना खाती हैं? हाँ। चाय कितनी बार पीती हैं?
चाय सुबह में 3-4 हो जाता है, शाम को 2, एक या 2 बस। चीनी वाली चाय होती है कि फीकी पीती है? नहीं, मीठी। अच्छा, तो एक तो चाय कम करवाओ, रोटी कम करवाओ, थोड़ी सब्जी ज्यादा पकड़वाओ, सलाद ज्यादा करवाओ, हरी चटनी खिलाओ, पेठे का जूस पिलाओ, थोड़ा खाने को इम्प्रूव करो ना। ऊपर साथ सिर्फ अगर स्पिरुलिना दे रहे होगे ठीक है, और पेठे ये का खाना जूस। खा रही होंगी तो ठीक ना होंगी, हाँ उतना बढ़िया असर नहीं होगा फिर स्पिरुलिना। हाँ नहीं जा सर, योर ओपिनियन? खाने के साथ हाँ ओमेगा सर, 3 बिल्कुल और सही बोल रहे हैं देखा नीरज होगा। सर। अगर सुबह 2 रोटी खा रही हैं और रात को 2 रोटी खा रही हैं और साथ में 5 बार चाय पी रही हैं, तो तबीयत कहाँ से ठीक होगी? मतलब ही नहीं बनता है। सलाद खाएं, चटनी खाएं, हरी सब्जियों का जूस पिएं, हरी सब्जियों का सूप पिएं, तो पनीर खाएं, सोयाबीन खाएं, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं शरीर के अंदर, खाली पेट चाय पीने से बचें। स्प्राउट खाएं, चाय को छोड़ें, नींबू पानी पिएं, एप्पल साइडर विनेगर पिएं, साथ में स्पिरुलिना खाएं, साथ में ओमेगा 3 खाएं, फिर देखें कैसे तबीयत ठीक होती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। आज कितने लोग पहली बार सेशन ज्वाइन किए हैं? कोई हैंड रेज करेगा खुद से? अभी भी 53 लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इन्होंने आज सेशन अटेंड किया। अच्छा, अबीदीन सर, उन्होंने तो ऑलरेडी, और उसके अलावा कोई जिन्होंने फर्स्ट टाइम आज अटेंड किया है सर का सेशन? स्वस्थ रहें, बढ़िया खाना खाएं। अब मैं आज शेयर कर रहा था किसी से शाम को, जैन सर, मैं कहा पंकज जी आए हुए थे, झा सर और पंकज जी आए हुए थे, उन्हें शेयर कर रहा था 4 चीजें हैं जिनकी गिरफ्त में है सब लोग। जैन सर बताओ, जय सर, कौन सी 4 चीजें? चलो कुछ तो आप बता ही मैं दो। बताऊं? नहीं, 4 चीजें हैं जिसकी गिरफ्त में सारी दुनिया फंसी पड़ी है। और सर मेट्रो में 3-4 लोगों से मेरी बात हुई और हाँ। इन 4 चीजों को जब मैंने एक्सप्लेन किया ना, तो दे आर जस्ट सरप्राइज कि मतलब ये तो सही बोल रहे हैं। आज मतलब झा सर आए हुए थे, मेरे मुंह से ऐसे सडनली लिखा, झा सर आपको पता है 4 चीजें हैं दुनिया में जिसपे पूरा प्लेनेट फंसा हुआ है, हिंदुस्तान तो खासकर। मतलब ये जो मेरा वर्कशॉप जो